नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेद स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय देखेंगे और इसमें अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय से कोई भी डाउट आपके मन में नहीं बनने पाएगा, यहाँ तक हम प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्या है? मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र है। जैसे उत्पादन, बजट, सीपीआई, उपभोक्ता अर्थात इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है जिसमें मानव कौन सी आर्थिक गतिविधि कर रहा है, क्या उत्पादन कर रहा है, क्या बचत कर रहा है, इसी के बारे में हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, जानते हैं इसी के बारे में। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? ये है मानव के समस्त क्रियाएं इसके अंतर्गत संपन्न होती हैं। इकोनॉमिक स्वतंत्र शब्द नहीं है। अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि होता है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो कोई एक उपभोक्ता हो या कोई एक उत्पाद हो या कोई एक उद्योग हो, उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत बृहद अर्थशास्त्र जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, चाहे वो नेशनल इनकम हो, राष्ट्रीय आय हो, चाहे वो राजकीय नीति हो, आर्थिक विकास हो, या गरीबी मुद्रास्फीति हो, या बेरोजगारी हो। इसके बारे में हम जानते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ का बृहद जानकारी लेते हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं, यह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत कृषि व संबंध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन आते हैं। जो भी कृषि से उत्पादित होते हैं या से संबंधित रखते हैं, ये उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र होता है जो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पादों को अपने कार्यों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे वह विनिर्माण हो, जैसे निर्माण हो, खनन एवं उत्खनन हो, गैस हो, जल हो, विद्युत हो की आपूर्ति हो। और जो तृतीय क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में सेवाएं को लिया जाता है, चाहे वो सेवा व्यापार की हो या होटल हो या रेस्तरां हो, परिवहन, संचरण, भंडारण, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, रियल एस्टेट, प्रशासन एवं रक्षा, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इससे लगभग हर बार क्वेश्चन बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से उत्पाद आते हैं। उसके बाद है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम राज्य के आधार पर करेंगे। इसमें एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी, तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 1786 में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम माना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है और जहां उत्पादन मूल्यों पर निर्धारण वितरण में सरकार की भूमिका न्यूनतम होती है। ये अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप नीति पर लागू होती है। इसका एग्जाम्पल है कि कहाँ कहाँ चलती है ये वाली अर्थव्यवस्था। ये अमेरिका, यूएसए, जापान, ब्रिटेन, यहाँ पर चलती है ये वाली अर्थव्यवस्था। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं? निजी अर्थव्यवस्था की, इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में एकमात्र सिर्फ लाभ का उद्देश्य होता है, ये लाभ के लिए बनाई जाती है। इसमें जनता का फायदा है या नुकसान इससे नहीं देखा जाता है। उसके बाद है इसमें होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? आर्थिक अर्थव्यवस्था, मांग व आपूर्ति का महत्व,
उपयोगिता की स्थिति देखी जाती है यहाँ पे। उसके बाद आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसका सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ने दिया था। इसमें उत्पादन व वितरण पर राज्य का अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति व कीमत पर निर्धारण सिर्फ राज्य करता है। ये है चीन और सोवियत में वाली चलती है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है उत्पादन के साधन पर सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन होता है इसमें, सरकार की व्यापक अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व समाजवादी अर्थव्यवस्था का सुंदर गठजोड़। जिसकी विशेषताएं होती हैं वह सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। इसमें दोनों, जैसे भारत में है, अगर कहीं रिलायंस है तो एक तरफ बीएचएल है, गेल वेल भी है। अगर एक तरफ एचपी है तो एक तरफ इंडियन ऑयल है। आर्थिक नियोजन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है यहाँ पे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों अपनाया गया है, इसके कारण क्या हैं? क्योंकि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को इसलिए अपनाया है कि राज्य के पास पूंजी का संसाधन का अभाव था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पूंजी का अभाव था। निजी क्षेत्र के पास मौजूद पूंजी व संसाधनों के माध्यम से देश का अधिकतम विकास हो सके। राज्य के भार को कम से कम करना, नागरिकों को उच्च व गुणवत्तापूर्वक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति कराना, ये लक्ष्य था भारत सरकार का। गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने हेतु इसको अपनाया गया था। इन तीनों को एक साथ देखते हैं यहाँ पे हम। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। आर्थिक क्रियाओं जैसे उत्पादन, निवेश, उपभोग या नियंत्रण। समाजवादी में इस पर आर्थिक क्रियाओं से सरकार का नियंत्रण होता है। पूंजीवादी में बाजार का नियंत्रण होता है और मिश्रित में इसमें दोनों का होता है। वहीं आर्थिक जो नियंत्रण उद्देश्य जो होता है इसका, जो लाभ कमाना होता है, यहाँ पे सिर्फ सामाजिक कल्याण को देखा जाता है समाजवादी में। पूंजीवादी में सिर्फ लाभ देखा जाता है जो इस समय यूएसए में चल रहा है। और जो मिश्रित है यहाँ पे दोनों होता है। वहीं जो वस्तुओं के उत्पादन का जो निर्णय होता है यहाँ सरकार करती है समाजवादी में। पूंजीवादी में उपभोक्ता करते हैं और जो मिश्रित होती है यहाँ पे उपभोक्ता वाला सरकार दोनों करते हैं यहाँ पे। वहीं जो स्वामित्व अगर देखा जाए इनका संसाधनों पर, तो समाजवादी पे सरकार का स्वामित्व होता है, पूंजीवादी पे निजी अधिकार होता है और अगर मिश्रित में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों का अधिकार समान होता है। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिनका आर्थिक विकास का स्तर उच्च हो। विश्व बैंक के अनुसार इसे माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति जीडीपी 12,236 डॉलर या उससे अधिक हो, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था में रखा जाता है। जैसे यूएस की अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये विकसित अर्थव्यवस्था में आते हैं। उसके बाद है विकासशील अर्थव्यवस्था। वे अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास में हैं। विश्व बैंक इन्हें दो श्रेणी में बांटते हैं, एक उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, दूसरा निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, एक अल्प विकसित आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। जो उच्च मध्यम वाली है ये होता है जिनका 3956 डॉलर से 12,335 डॉलर हो उन जीडीपी, वो आते हैं। निम्न मध्यम में आते हैं जिनका 1006 से 3955 डॉलर जीडीपी वो आते हैं। और जो आते हैं अल्प विकसित में, जिनका जीडीपी बेहद कम यानी 1005 से भी अगर कम हो तो वो आते हैं, जिसमें सोमालिया और नाइजर ज़्यादा करके आते हैं। उसके बाद है विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर अर्थव्यवस्था। कृषक क्षेत्र ये है जिसकी जीडीपी में कृषि व संबंध क्षेत्र का योगदान 50% हो या उससे अधिक।
तथा इसकी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की निर्भरता आजीविका के लिए हो। जहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि वाले हों और उनकी आजीविका कृषि पर ही निर्भर हो, वहाँ पे उसे कहते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, जो आज़ादी के समय भारत की थी। उसके बाद होती है एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जहाँ पे जीडीपी का जो कुल अनुपात है वो औद्योगिक हिस्से का 50% या इसी अनुपात में लोग इस पर निर्भर भी हों औद्योगिक के ऊपर, तो उसे कहा जाता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। उसके बाद है सेवा क्षेत्र, जहाँ पर जीडीपी का 50% योगदान सेवा क्षेत्र में हो, उसे कहते हैं सेवा अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ अंतर संबंधों में अर्थव्यवस्था, एक होती है खुली अर्थव्यवस्था, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। इसमें जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, जिनका आर्थिक संबंध शेष देशों के साथ हो, उन्हें कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और बंद कहते हैं जिनका संबंध अन्य आर्थिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ ना हो। जैसे बंद अर्थव्यवस्था है उत्तर कोरिया की, ये समझो बंद अर्थव्यवस्था है। और 1991 से पहले जब एलपीजी नहीं आया था, उसके पहले लगभग भारत की भी यही हाल थी, बंद वाली। लेकिन 1991 जब से आ गया एलपीजी, उदारीकरण जब से चालू हो गया, तब से वही हाल है भारत की भी, कि अब खुली में आ गया है। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध, जो एलपीजी का फुल फॉर्म है एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों कहा जाता है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नियोजन के आधार पर वह अर्थव्यवस्थाएं जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के हेतु व्यापक योजना व रणनीतियों का निर्माण करती हैं। इससे पहले लक्ष्यों को निर्धारित करके योजना तैयार करती हैं, उन्हें कहते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उसके बाद होती है गैर योजनाबद्ध योजनाएं अर्थव्यवस्था, जो योजनाएं की संकल्प को स्वीकार नहीं करती हैं, जो योजना शुद्ध चलती नहीं है। निर्भरता के आधार पर आत्मनिर्भर, वह अर्थव्यवस्थाएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद से ही समर्थ होती हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कहलाती है। आश्रित, जो किसी अन्य या दूसरी अर्थव्यवस्था पर निर्भर होती है, जैसे जो स्थलरुद्ध देश हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। परस्पर निर्भर, जो कुछ क्षेत्र निर्भर व कुछ क्षेत्र दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें कहा जाता है परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। परस्पर निर्भर में वो होते हैं, वह अर्थव्यवस्था होती हैं जो कुछ क्षेत्रों में निर्भर व कुछ पर दूसरों क्षेत्र पर निर्भर होती हैं। भारत में बैंकिंग इन इंडिया, भारत में बैंकिंग बहुत पहले से चली आ रही है। भारत में आज़ादी से पहले लगभग 600 से अधिक बैंक थे। भारत में बैंकिंग प्रणाली का आरंभ सबसे पहले 1770 में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के साथ हुआ था। इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। इसने 1832 में कार्य करना बंद कर दिया। और उसके बाद बनी 3 प्रेसिडेंसी बैंक जो बैंक थी उस समय, वो थी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1860 में संयुक्त पूंजी अधिनियम पारित हुआ, जो समित देयता के आधार पर बैंक खोलने की अनुमति देता था। अन्य बैंक जो थी, इलाहाबाद बैंक 1865 में बनी, अवध कॉमर्शियल बैंक 1881 से 58, ये भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। उसके बाद बना पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक 1894, पूर्णतः भारतीयों द्वारा संचालित था ये वाला बैंक पीएनबी। उसके बाद बना बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी 1908 में, बैंक ऑफ मैसूर 1913 में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में ये बैंक बने। बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास व बॉम्बे को मिलाकर 1921 में इन बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित किया गया। 1934 के आरबीआई एक्ट
पारित हुआ, जिसके अंतर्गत RBI अधिनियम 1935 में स्थापित हुआ। RBI 1935 में स्थापित हुआ। 1926 में स्थापित हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर RBI बैंक स्थापित हुआ था। 1955 में इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके SBI नाम दे दिया गया। 1959 में 7 बैंक SBI से जुड़े, जो इस प्रकार थे: बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोट। 5 बैंक ये थे, एक बैंक ये और एक ये, 7 बैंक जुड़े थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण: 19 जुलाई 1969 को 14 वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी पूंजी उस समय 50 करोड़ से अधिक थी। इसमें बैंक थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूर्ण स्वदेशी 1911 का, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, केनरा बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। जब दूसरा चरण आया राष्ट्रीयकरण होने का, तो इसमें 6 बैंक किया गया 1980 में, जिसकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। उसमें थे आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंधी बैंक, विजया बैंक। ये 6 बैंक 1980 में, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी, उनका यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 6 वाणिज्यिक बैंक, जिनकी जमा पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ RRB रूरल बैंक की, जिसका उद्देश्य सेवा से अछूती ग्रामीण क्षेत्रों की बड़ी आबादी तक सेवा का लाभ पहुंचाना व वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना था। जो उसके अन्य बैंक थे, नाबार्ड बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, एक्जिम बैंक 1982 में, NHB 1988 में स्थापना हुई थी, सिडबी बैंक 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है 1992 में बेसल मानक की शुरुआत की गई, जो मानक 1st, 2nd और 3rd थे। बेसल मानक जो थे, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टेटमेंट BIS, जिसका लक्ष्य था कि आर्थिक स्थिरता तथा बैंकिंग विनियमों का एक समान मानक तय करना, जिसका मुख्यालय बेसल में था, इसलिए इसका नाम कर दिया गया बेसल मानक, जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। बेसल मानक जो था 1, 2, 3 बैंक जोखिम प्रबंधन से संबंधित हैं, जो बैंक को आकस्मिक झटकों से निकलने के लिए उचित व्यवस्था करने की सलाह देते हैं। भारत ने 1999 में बेसल फर्स्ट मानक को 1 मार्च 2009 को बेसल सेकंड को स्वीकार किया। अब बेसल थर्ड को अपनाने हेतु RBI ने बैंकों को निम्न निर्देश दिए हैं। भारतीय बैंक 31 मार्च 2019 तक बेसल मानक 3 अपना लें। इस मानक के आधार पर बैंक को अपना कोर पूंजी अनुपात 8% व पूंजी पर्याप्त अनुपात CAR 9% से 11% करना है। यह अनुपात केवल बेसल फर्स्ट में 8%, बेसल सेकंड में 9% था, जो कि बेसल थर्ड में इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 9 से 11। बेसल फर्स्ट में 8 था और सेकंड में भी 9 हो गया था, लेकिन थर्ड में ये कर दिया गया 11%। बैंकों को प्रत्येक वर्ष निश्चित राशि से जोखिम फंड का
निर्माण करना होगा जो संकट के समय प्रयोग हो सकें। पर्याप्त पूंजी अनुपात CAR कैपिटल एडी जो कैपिटल रेशियो है, इसे RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सुधार के तहत वर्ष 1992 में अपनाया गया। CAR का अर्थ है बैंक को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच निश्चित अनुपात बनाए रखना, जो वर्तमान में 9% है। अर्थात बैंक 100 रुपये का ऋण तभी दे पाएगा जब उसके 9 रुपये की पूंजी होगी। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है कि CAR टियर फर्स्ट प्लस टियर सेकंड पूंजी बटा कुल जोखिम भारित परिसंपत्ति। टियर फर्स्ट का मतलब होता है कि इसे बैंक की मूल पूंजी या कोर पूंजी भी कहते हैं। यह बैंक की अस्थायी पूंजी है जो किसी भी जोखिम के विरुद्ध तत्काल सहायता करती है। इसमें समावेशित संचित निधियां, शेयरों का प्राप्त प्रीमियम, चुकता शेयर पूंजी, अन्य सभी मुक्त घोषित निधियां होती हैं। टियर सेकंड में होती हैं। इसे निधियां श्रेणी की भी पूंजी कहते हैं। इसके घोषित न की गई निधियां प्रपत्र, बैंक परिसर व विपणन योग्य प्रतिभूतियां आदि हैं टियर सेकंड के अंतर्गत। इसकी गणना, ये 2 पेज आ गया। बैंकिंग लोकपाल क्या है? भारत में बैंकिंग लोकपाल की शुरुआत 1995 से हुई है। यह एक अर्धन्यायिक प्राधिकारी है जिसकी नियुक्ति RBI करता है। इसे बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए निम्नलिखित शिकायतों को सुनने व उनके समाधान का अधिकार होता है, जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि की वसूली अथवा भुगतान में देरी, ग्राहकों को बिना पर्याप्त व पूर्व सूचना के बिना प्रभार लगाना, बिना किसी वैध कारण के खाता खोलना, बैंक द्वारा बनाई गई बेहतर व्यवहार संहिता का पालन न करना, RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करना, इसके अंतर्गत आते हैं लोकपाल के अंतर्गत। इसके द्वारा दिए गए आदेश अंतिम नहीं होते हैं। इसके निर्णय के विरुद्ध RBI के डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व में गठित अपीलीय प्राधिकरण में जाया जा सकता है। इसकी सेवाएं निःशुल्क हैं। इसके दायरे में RRB नहीं आते। भारत में NPA की समस्या। वर्तमान में भारत की सरकारी बैंकिंग क्षेत्र NPA की गंभीर समस्या से जूझ रही है। बैंक उन ऋणों को NPA में रखते हैं जिनका किस्त या ब्याज का भुगतान 90 दिनों तक नहीं हो पाता। NPA के औसत से अधिक होने की निम्न समस्याएं देखी जा सकती हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है बैंकों के लोन देने की क्षमता में कमी आना। इससे उद्योग के ऋण नहीं मिल पाता, जिससे GDP वृद्धि दर व रोजगार सृजन में कमी आती है। NPA बैंकों की बैलेंस शीट को खराब कर देता है, जिससे जमाकर्ताओं की विश्वास में कमी आती है और भविष्य में बैंक को खतरा बना रहता है। दोहरे खुलन पत्र की समस्या। अगर सरकारी बैंक द्वारा भारी मात्रा में अगर लोन लिया जाएगा, जो बड़े कारपोरेट कंपनियों द्वारा, और विभिन्न कारण से अगर कोई प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाता है, तो कंपनी जो होती है लोन चुका नहीं पाती हैं और इससे कंपनी में जो नए निवेश होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। इसकी वजह से बैंक जो है नया लोन देने में असमर्थ होता है, जिसके कारण अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं। इंद्रधनुष योजना। सरकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु अगस्त 2015 में NDA सरकार द्वारा इंद्रधनुष योजना को प्रारंभ किया गया, जिसके 7 सूत्रीय कार्यक्रम निम्न हैं। नंबर 1, नियुक्तियां। बैंक के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्तियां निष्पक्षता से होंगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो। पुनर्पूंजीकरण। चरणबद्ध बैंक पुनर्पूंजीकरण किया जाएगा, इसके अंतर्गत सरकार NPA की समस्या से निपटने के लिए बैंकों को 70 करोड़ देगी। प्रथम चरण में 25 करोड़, द्वितीय में 15, तीसरे में 10, चतुर्थ में 10 करोड़। प्रथम में 25, द्वितीय में 25, तृतीय में 10, चतुर्थ में 10, सब मिला के हो जाएगा ये 70 करोड़ रुपया हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक PSB को दबाव हटाना।
जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे उनसे दबाव हटेगा। सशक्तिकरण, बैंक निदेशक मंडलों का सशक्तिकरण ताकि बैंक के निर्णय प्रक्रिया में सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। जवाबदेही का ढांचा तैयार करना। प्रशासनिक सुधार। BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो, यह इंद्रधनुष योजना का ही एक अंग होता है। ये PSB जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं उनकी कार्य क्षमता को सुधारेगा। यह बैंकों के प्रमुख व उच्च स्तर के पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। BBB के अध्यक्ष विनोद राय हैं, ये पूर्व अध्यक्ष थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य और होते हैं इसमें। 1 अप्रैल 2016 से कार्यरत है ये सेवा। जो इसका सेम फैक्ट है वो है 1998 से जो KCC है किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ हुआ। रुपे कार्ड का जो प्रारंभ है वो 23 मई 2011 से हुआ है। 26 मई 2012 से वाणिज्यिक स्तर पर इसका कार्य प्रारंभ हुआ रुपे कार्ड का। नवंबर 2016 भारत का पहला रोबोटिक बैंक लक्ष्मी सिटी यूनियन बैंक द्वारा संचालित किया गया। 1 अप्रैल 2017 SBI में उसके 5 सहायक बैंक SBI में विलय हुए। वह भारतीय महिला बैंक भी इसी में विलय हुआ था SBI वाले में। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना करने का सर्वप्रथम सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा की गई थी। इसके आधार पर 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन हुआ था, जिसके आधार पर इसकी स्थापना हुई थी बैंक की। इस समिति की अनुशंसा पर 1934 में RBI एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी जो कि 5 लाख शेयरों में विभाजित थी के साथ RBI की स्थापना की गई। प्रारंभ में अधिकतर शेयर निजी व्यक्तियों के पास थे, किंतु 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण हो गया। RBI के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक थे। वह स्वतंत्रता के समय सर CD देशमुख, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय CD देशमुख थे, 1943 से 1949 तक इसके गवर्नर थे RBI के। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। न्यूनतम कोष प्रणाली मिनिमम रिजर्व पॉलिसी, ये क्या होता है? भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोट के पीछे RBI को 200 करोड़ का कोष, 115 करोड़ का स्वर्ण प्लस 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रखना होगा। यह प्रणाली भारत में 1975 से लागू है। RBI के प्रमुख कार्य क्या हैं? RBI के प्रमुख कार्य, जिसका सबसे पहले काम है मुद्रा जारी करना, मौद्रिक नीति को संतुलित करना, सरकार का बैंक एजेंट, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय दर का नियमन करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण जो होता है उसका संरक्षण करना, विकासात्मक भूमिका निभाना। इसके जो प्रमुख काम हैं ये हैं। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति एवं ब्याज दर को प्रभावित करने वाली नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में ब्याज दर को प्रभावित करे उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसके तहत मुद्रा का परिवाह एवं प्रचलन की मात्रा को विनियमित किया जाता है। इसका संचालन RBI करता है। जो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं वो क्या क्या हैं? इसमें 2 उपकरण हैं, एक है मात्रात्मक उपकरण, एक है गुणात्मक उपकरण। जो मौद्रिक नीति है उसके 2 उपकरण हैं और दोनों, पहला है मात्रात्मक उपकरण जिसमें RBI की नीति दरें होती हैं। इसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSF सीमांत अस्थायी सुविधा। और दूसरा है RBI की नीतिगत अनुपात, इसमें है CRR, SLR, ओपन मार्केट। उसके बाद है RBI की गुणात्मक उपकरण जो होते हैं, उसमें होता है
सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव इसमें होते हैं। रेपो रेट क्या होती है? वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो दर जिस पर आरबीआई को अल्पकालिक ऋण देते हैं। बैंक रेट क्या होती है? आरबीआई जिस ब्याज पर बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। यह ऋण दीर्घकालिक होता है, यह सभी बैंकों पर लागू होता है। सीमांत अस्थायी सुविधा, इसकी अवधारणा मई 2011 से प्रभावी हुई है। एमएसएफ ब्याज की वो दर है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी शुद्ध जमा, विलय मांग और समय देयता का 1% रात भर के लिए आरबीआई से ऋण ले सकता है। यह सुविधा केवल वाणिज्यिक बैंक के लिए ही है। कुछ वर्तमान आरबीआई जो दरें हैं, आरबीआई रेपो रेट 6%, रिवर्स रेपो रेट 5.75%, बैंक रेट 6.25%, एमएसएफ रेट जो होती है 6.25%, सीआरआर 4%, एसएलआर 9.19.5%। उसके बाद है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को अपने एनडीएल का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा करना होता है, इसे सीआरआर कहते हैं। इस पर आरबीआई ब्याज नहीं देता है सीआरआर पर। उसके बाद होता है एसएलआर, बैंकों को अपने एनडीटीएल का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद या स्वर्ण या किसी प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना होता है, इसे एसएलआर कहते हैं। ओपन मार्केट, इसके तहत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल और अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। इसके तहत बाजार में तरलता प्रवेश कराई जाती है या अवशोषित कराई जाती है। इसमें जो है गुणात्मक उपकरण जो है इसकी होती है सीमांत आवश्यकता। ये है बैंक ऋण देते समय कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों को ऋण के जमानत के रूप में बंधक रख लेता है। बंधक रखी गई संपत्ति और उसके आधार पर दिए गए ऋण के बीच अंतर को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। जैसे अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, अगर किसी से भी लेने जाते हैं तो उसमें आपकी जो ज़मीन की प्रॉपर्टी है उसको रख लिया जाता है, या होम लोन लेने जाते हैं तो आपके जो ज़मीन का कागजात है घर के उसको बैंक रख लेता है, उसके बाद आपको ऋण प्रदान करता है। उसी को जो दोनों के मध्य अंतर होता है संपत्ति और आधार के मध्य, उसी को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। आरबीआई जिस क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना चाहता है वहाँ सीमांत आवश्यकता को घटा देता है। इसका प्रयोग मुद्रास्फीति को घटाने व बढ़ाने में भी करते हैं। साख की राशनिंग, यह क्या होता है? इसके तहत आरबीआई बैंकों को ऋण देने की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करता है। बैंक इस कोटे की सीमा से अतिरिक्त ऋण नहीं दे सकता। इसके अतिरिक्त आरबीआई किसी क्षेत्र के विशेष के लिए ब्याज की दर को कम करके ऋण के प्रवाह को बढ़ा सकता है और किसी क्षेत्र में ब्याज दर बढ़ा सकता है। जैसे मुद्रास्फीति जब बढ़ जाती है तो ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 40%, कृषि 18%, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, आवास, शिक्षा, निर्यात, सामाजिक व संरचना का नवीनीकरण, ऊर्जा। इसका जो नैतिक प्रभाव होता है वो क्या होता है? इसके तहत आरबीआई अन्य बैंकों को अपने नीतियों के अनुपालन कराने के लिए विभिन्न उपाय करता है। जैसे मुद्रास्फीति के समय कम ऋण बांटना। अगर जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, जब रेट कम दिया जाएगा तो अपने आप धीरे धीरे सब संतुलित हो जाएगा। राजकोषीय नीति क्या होती है? सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, आय, ऋण, करारोपण, सब्सिडी तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहते हैं। इस नीति के प्रमुख घटक करारोपण, टैक्स, सरकारी व्यय व ऋण होते हैं।
राजकोषीय नीति का संचालन वित्त मंत्रालय की सहायता से सरकार बनाती है। इसके तहत अत्यधिक मुद्रास्फीति के समय सरकार आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले करों को समाप्त कर देती है या फिर कम कर देती है। साथ ही सब्सिडी को बढ़ा देती है। सरकारी व्यय को कम तथा लग्जरियस वस्तुओं के करों में वृद्धि कर देती है। राजकोषीय नीति के घटक क्या क्या होते हैं? इसमें सरकार का बजट होता है, कर संरचना होती है और विभिन्न प्रकार के घाटे भी होते हैं। बजट क्या होता है? बजट की जो परिभाषा है, बजट एक फ्रांसीसी शब्द है जो बुजेट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसके अंतर्गत सरकार के आगामी वर्षों के व्यय आय में शामिल किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। जो बजट है इसके बारे में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है संविधान में, जिसे अनुच्छेद 112 में दिया गया है। बजट के लगातार 3 वर्षों से प्राप्तियों एवं व्ययों का लेखा जोखा होता है। पिछले वित्त वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का अनुमान। जो पिछले वर्ष क्या प्राप्त हुआ है, वर्तमान में क्या संशोधित करना है और आने वाले वर्ष के लिए क्या बजट बनाना है, इसका लेखा जोखा होता है। जैसे 2017-18 के बजट में 3 प्रमुख परिवर्तन किए गए थे। 1924 में अकबर समिति की सिफारिश पर जिस रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, वो पुनः एक कर दिया गया। बजट 1 फरवरी को पेश हुआ, जो पहले 28 फरवरी या 29 फरवरी को होता था। योजनागत व्यय व गैर योजनागत व्यय के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह अब सरकार राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय का प्रयोग करेगी। ये होता क्या है? योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय। केंद्रीय बजट के क्या क्या होते हैं इसमें देखिए। सबसे पहला होता है राजस्व बजट। केंद्रीय बजट में एक होता है राजस्व बजट, दूसरा होता है पूंजीगत। राजस्व बजट में होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है राजस्व व्यय, यानी हमको प्राप्ति कहाँ से होगी और व्यय कहाँ कहाँ हमको करना है। इसमें किस तरह से होता है? जो राजस्व प्राप्ति है उसमें जो कर राजस्व है, प्रत्यक्ष कर, आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, अप्रत्यक्ष कर, आयात शुल्क और जीएसटी इसमें शामिल होता है कर राजस्व में। और जो गैर कर राजस्व है, इसमें सरकारी उपक्रमों से प्राप्त लाभ या लाभांश, जैसे रेलवे की कोई संपत्ति पड़ी हुई है और उसको बेच दिया जाए, या कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी है और उसको किराए पर दे दिया जाए। ब्याज जो प्राप्तियां होती हैं, मुद्रा, डाक टिकट, छपाई से आए, फीस व जुर्माने से आए, तोहफे व अनुदान से जो प्राप्तियां होती हैं, इसको राजस्व प्राप्तियों में रखा जाता है। जो राजस्व व्यय होता है वो होता है कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन व पेंशन, जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। रक्षा एवं विधि व्यय व्यवस्था, राज्यों और अन्य देशों को अनुदान, जो राज्यों को दिया जाता है, या किसी अन्य राज्य देश में कोई आपदा आई है या किसी को कोई अनुदान दिया जा रहा है, जैसे श्रीलंका को दिया गया, अफगानिस्तान को या अन्य मित्र राष्ट्र को जो दिया जाता है। आंतरिक तथा बाह्य कर्ज पर व्यय भुगतान, जो जैसे एडीबी है, आईएमएफ है, इससे जो लोन लेता है भारत, उस पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है। सब्सिडी, सेवा प्लस प्रशासन पर जो व्यय किया जाता है। और जो पूंजीगत बजट है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें है पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में क्या क्या होता है? ऋणों की वसूली, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक व अन्य देशों से मिलने वाले ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में से होते हैं। बचत योजनाओं से प्राप्तियां, विनिवेश करके आरबीआई व अन्य वित्तीय संस्थानों से जो ऋण प्राप्त किया जाता है। जो पूंजीगत व्यय होता है, निवेश,
अगर कोई चीज़ कहीं बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऋण भुगतान, ऋण वितरण, भूमि, भवन व मशीनों पर व्यय। अगर कोई जैसे इस समय विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जो व्यय किया जा रहा है, ये पूंजीगत व्यय में आता है। उसके बाद राजस्व प्राप्तियाँ जो होती हैं, ऐसी प्राप्तियाँ जिससे सरकार को ना तो देयता बढ़ती है और ना ही उसकी किसी संपत्ति को हानि होती है, इसे राजस्व प्राप्तियाँ कहते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी प्राप्तियाँ जिससे सरकार को या तो देयता बढ़ेगी या सरकार की संपत्ति में नुकसान होगा, इन्हें पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं। सबसे अच्छा राजस्व जो होता है वो कर राजस्व माना जाता है, यानी यहाँ पे आता ही है, जाता नहीं कहीं पर। जो प्रत्यक्ष कर है वह कर जो किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी पर लगाया जाता है, यह कर जिस पर आरोपित होता है उसे ही उसका भुगतान करना पड़ता है, प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर वो होता है वह कर जो गुड्स और सर्विस यानी वस्तु एवं सेवा पर लगाया जाता है, उसका भुगतान उपभोक्ता करता है। राजस्व व्यय क्या होता है? सरकार का व्यय जिससे न तो परिसंपत्तियाँ बनेंगी ना ही देयता में कमी आएगी। पूंजीगत व्यय क्या होता है? सरकार वो व्यय जिसमें या तो परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी या देयता में कमी आएगी, इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। अधिशेष व घाटों की अवधारणा, जो बजटीय घाटा होता है, इसमें कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय जब कर दिया जाएगा तो इससे निकल के आता है बजटीय घाटा क्या हुआ है। जो सरकार कहती है बजटीय घाटा आया है, सरकार कहती है इस समय राजस्व घाटा बहुत आ गया है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय होता है। इसमें प्रभावी राजस्व घाटा जो होता है, इसमें दिया होता है राजस्व घाटा प्लस संपत्ति सृजन हेतु राज्यों को गए अनुदान। अगर कोई संपत्ति बनाना है जिसमें राजस्व को कोई अनुदान दे दिया जाए तो उसको यहाँ पे जोड़ा जाता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ये होता है प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजटीय घाटा प्लस सरकार की ऋण व अन्य देयताएं, इसमें आंतरिक व बाह्य ऋण भी शामिल होता है, प्लस आरबीआई से जो ऋण प्राप्त होता है वो भी होता है, प्लस अन्य देयताएं या निवेश ये भी शामिल होती हैं। राजकोषीय घाटा जीडीपी में कितना कब हुआ था? 14-15 में 4.1%, 15-16 में 3.9%, 16-17 में 3.5%, 17-18 में 3.5%। जो इसका अनुमान लगाया गया था 3.2% का था। 18-19 में 3.3% ये लक्षित था। जो राजस्व घाटा है जीडीपी में 14-15 में 2.9% था, ये 15-16 में 2.5%, 16-17 में 2.1%, 17-18 में 2.6%। इसका अनुमान के अंदर था 1.9% का। 18-19 में 2.2% लक्षित था। FRBM एक्ट 2003, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। भारत में बढ़े रहे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने केंद्र व राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से एक विधिक व संस्थागत ढांचे के रूप में FRBM एक्ट 2003 को पारित किया गया, जो जुलाई 2004 से लागू हुआ। भारत में कर संरचना जो है, कर के लगाए जाने का जो कारण है, इससे है आय के पुनर्वितरण हेतु लगाया जाता है। जो कर होता है ये प्राकृतिक संसाधनों का पर सबका हक सुनिश्चित करने हेतु, देश सरकार चलाने हेतु। अगर जब आपके ऊपर कर लगेगा, आप कर का भुगतान करेंगे, देश में नए नए निर्माण होंगे जिससे देश की जनता को फायदा होता है और सरकारों को भी। कराधान का जो सिद्धांत होता है वो निश्चितता पर निर्धारित होता है। इसमें क्या होता है? करदाता को 3 बातों की जानकारी पहले से होनी चाहिए। कर कितना देना है, कर कब देना है, कर किस प्रकार देना है। सहूलियत जो होती है, टैक्स जमा करने का तरीका और समय करदाता के लिए सुविधाजनक होना चाहिए। निष्पक्षता, टैक्स करदाता के भुगतान
क्षमता के हिसाब से ही लगाया जाना चाहिए। सहजता क्या होनी चाहिए इसमें? कर प्रणाली आसान होनी चाहिए। किफ़ायत इसमें दिया जाना चाहिए, जैसे टैक्स वसूलने पर व्यय कम से कम होना चाहिए। विविधता इसमें होनी चाहिए। कर प्रणाली विविध होनी चाहिए। किसी एक ही स्रोत से कर वसूलना उचित नहीं होता है। जो करारोपण की विधियाँ होती हैं वो है प्रतिगामी कर प्रणाली। ये इस प्रणाली में कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः बढ़ती रहती है। जैसे अगर 5 लाख आपकी आय है तो कर 30% लग रहा है। अगर आपकी आय 10 लाख हो जाती है तो 20% हो जाता है। इसमें प्रतिगामी कर प्रणाली में होता है कि कर की दर घटती रहती है अगर आय बढ़ेगी आपकी तो। अगर 15% आय हो जाती है तो 10% कर दिया गया। इस प्रणाली के तहत धनी वर्ग को कम व कम आय वर्ग वालों को अधिक कर देना पड़ता है। यह प्रणाली लोगों को अधिक कमाने को प्रोत्साहित करता है। यह प्रणाली अलोकप्रिय है, लेकिन प्रगतिशील कर प्रणाली जो होती है ये प्रतिगामी कर प्रणाली के विपरीत है, अर्थात आय के वृद्धि के साथ कर बढ़ता है। भारत में यह प्रणाली लागू है। इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यहाँ अधिक आय वर्ग को हतोत्साहित व कम आय वर्ग को पुरस्कृत किया जाता है, अतः न चाहते हुए भी निम्न वृद्धि दर को प्रोत्साहन मिलता है, जो सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली है वर्तमान समय में। समानुपातित कर प्रणाली क्या होती है? इस प्रणाली के तहत विभिन्न आय वर्ग के करदाताओं के लिए एक समान कर दिया जाता है। कर की दर की कर दी जाती है। जैसे अगर 5 लाख की आय है तब भी 25% देना है, अगर 25 लाख की आय है तब भी 25% देना है। इस प्रयोग स्वतंत्र रूप से न करके प्रतिगामी व समानुपाती के पूरक के रूप में करते हैं। जो भारत में कर प्रणाली है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है। प्रत्यक्ष दो है, जैसे आयकर हम देते हैं, निगम कर देते हैं, संपत्ति कर है, उपहार कर है, फ्रीज लाभ कर, पूंजी लाभ कर। और जो अप्रत्यक्ष है सीमा शुल्क है और जीएसटी जो हम इसमें देते हैं। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें।